हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में रेगुलेशन नंबर 1 और 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कम्प्लीटली फुल इंफॉर्मेशन देखेंगे इसी सिंगल वीडियो में। आपको बता दें कि यहाँ से जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन 100% कन्फर्म ही आते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक अच्छी स्टडी करवाई जाए, जिसके माध्यम से आप जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बड़ी खबर दे दूं कि दोस्तों, हमने जो है डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 से अभी जो है डीजे देशमुख के लिए क्लास स्टार्ट करी है। अगर आप लोग कोचिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। दोस्तों, जिस स्पीड से हम पढ़ा रहे हैं, अगर इस स्पीड से आप नहीं पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोगों की तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो है 1 महीने के अंदर में ही हर एग्ज़ाम को कंडक्ट कर दिया जा रहा है। जिस तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को अगर तैयारी करनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ में टेस्ट सीरीज़, साथ में वीडियो, साथ में लाइव क्लासेस, तो आप लोग जो है कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। एक व्हाट्सएप नंबर है, एक कॉलिंग नंबर है, तो आप लोग जो है कांटेक्ट ज़रूर करें WCL और SCCL माइनिंग सरदार के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोल माइंस रेगुलेशन 2017। 2017 में बनाया गया रेगुलेशन। इससे पहले जो है अपना कि 24 अक्टूबर 1957 में एक रेगुलेशन पास किया गया था। यह रेगुलेशन जो है लगभग 60 साल तक चला और ओवर 60 ईयर के बाद जो है अपना 27 नवंबर सन 2017 को जो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक न्यू रेगुलेशन पास करी। इस रेगुलेशन का जो है कहना है कि इसमें वो सारे प्रावधान डाले गए हैं जो एक प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी को जो है नोटिफाई करते हैं। मतलब कि सभी चीजें, जैसे कि पहले कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित चीजें जो है रेगुलेशन में नहीं थी, ना ठेकेदारों को लेकर के बात की गई थी, ना ही जो है अपना प्राइवेट कंपनियों के आधार पर रेगुलेशन को डिवाइड किया गया था। पहले जो था एक जो पूरा अधिकार था वो एक परमानेंट गवर्नमेंट कंपनियों के पास हुआ करता था। अब जो अधिकार है उसको डिवाइड कर दिया गया है, चाहे पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो, ठीक है, या कोई भी पीएसयू हो, या फिर जो है किसी भी प्राइवेट कंपनी हो, मतलब कोई भी कंपनी। भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कोयल के क्षेत्र में काम कर रही हैं, ठीक है। अडानी है, रिलायंस है और भी बहुत सारी है ना। तो सारी कंपनियों को जगह देता है ये रेगुलेशन, ठीक है। इसको ऐसा बनाया गया है, इसमें जो है 49 न्यू रेगुलेशन अपडेट किए गए हैं। कितना? 49, ठीक है। और इसके अनुसार इस प्रकार से इसको बनाया गया है कि ये सारी चीजों को मैनेज करते हुए जो है अपना किसी भी कंपनी के ऊपर लागू हो सकता है, किसी भी कंपनी के ऊपर, चाहे प्राइवेट लेवल पर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पर काम कर रही है। तो जो है इसी को लेकर के जो है अपना सभी कंपनियों को लेकर के रेगुलेशन बनाया गया और 27 नवंबर सन 2017 को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह रेगुलेशन पास किया गया। इसको जो मिनिस्ट्री बनाती है वो बनाती है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है? तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो है अपना यह रेगुलेशन को बनाया जाता है। तो इसी को हम जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें टोटल आप लोगों को 260 रेगुलेशन देखने को मिलेगा। ये 260 रेगुलेशन को जो है अपन 5 से 6 क्लास में कवर करेंगे और यह जो है आपका एक मतलब कि इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। सारे क्वेश्चन जितने भी रेगुलेशन से बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को निकाल करके एक साथ आपको उनका निचोड़ मिलेगा, ठीक है। और साथ में जो है आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट समझाई जाएगी। अगर कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये रेगुलेशन में थोड़ा जो है आगे तक पढ़ाना चाहिए, ज्यादा समझाना चाहिए, तो वहां पर मैं रुकूंगा, ठीक है। और जो नॉर्मल रेगुलेशन रहेंगे उसको हम स्पीड से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बेसिक पॉइंट से क्वेश्चन कुछ बनाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, यह सीसीएल के जूनियर ओवरमैन के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला था यहाँ पर कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 कब लागू हुआ? तो आंसर है 27 नवंबर सन 2017 या 2017 को पूरे देश में लागू हुआ। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है कि सीएमआर 2017 से पहले कौन सा रेगुलेशन था? तो आंसर हो जाएगा अपना कि 24 अक्टूबर
1957 को पास किया गया रेगुलेशन लागू था। ठीक है, यानी कि 24 अक्टूबर 1957 वाला जो था वो रेगुलेशन लागू था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा कि रेगुलेशन किस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है? तो आंसर होगा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का ड्राफ्ट कब तैयार किया गया? तो हुआ 20 अक्टूबर सन 2011 को। देखिए ड्राफ्ट पहले तैयार हो गया था, बट बनते और इसको लागू होते होते 27 नवंबर 2017 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनेगा यह बनेगा कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट बनेगा कि CMR 2017। अब इसको कोल माइंस रेगुलेशन ऐसा बार बार नहीं बोलेंगे, इसको CMR शॉर्ट में बोलेंगे। ठीक है, उसका मतलब भी वही होता है। कोल CMR 2017 जो है कहाँ कहाँ लागू होता है? तो ऑप्शन दे सकता है कोल, मेटल, ऑयल या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? कोल। क्या होगा? कोल पर यह लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा कि CMR 2017 में टोटल नंबर ऑफ रेगुलेशन है? तो आंसर हो जाएगा अपना 260 रेगुलेशन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन नंबर 1 से। ठीक, रेगुलेशन नंबर 1 जो बोलता है आपका, ये बोलता है शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एप्लीकेशन एक्सटेंड। इसका मीनिंग समझिएगा, हिंदी में जो बंदा बंदा मीनिंग समझ गया तो वो सब कुछ समझ गया। शॉर्ट टाइटल मतलब शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे? तो इसको शॉर्ट में कहेंगे कोल माइंस रेगुलेशन 2017। टाइटल का मतलब जो है अपना सॉरी कमिटमेंट का मतलब ये कहाँ कहाँ होगा लागू? तो एवरी कोल माइंस पर। ठीक है, टाइटल का मतलब इसको जो है अपना पब्लिकेशन किया गया है ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है, एक्सटेंड का मतलब कहाँ लागू होगा? तो होल ऑफ द इंडिया, होल टू द इंडिया मतलब कि पूरे भारत पर ये लागू होगा। तो ये रेगुलेशन नंबर 1 से है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, हमने बता ही दिया, बाकी जो क्वेश्चन बनेगा पहले। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 2 पर, डेफिनेशन पर। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब एक नॉर्मल बता रहा हूँ, 6-7 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। ठीक है, आप किसी भी पेपर को उठा लेके देख लीजिए, पर लगभग जो है 3 से 4 क्वेश्चन 100% आएंगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट बोलता है अबेंडेंट माइन। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बनाते हुए हम डायरेक्टली चल रहे हैं। ठीक है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेंडेंट माइन, या हिंदी में लिखेंगे कि अबेंडेंट माइंस का मतलब क्या होता है, या अबेंडेंट वर्किंग का मतलब क्या होता है? तो आंसर लिख लीजिएगा, माइंस की ऐसी वर्किंग जिसको परमानेंटली बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसमें माइंस का कोई एक हिस्सा भी हो सकता है या पूरी माइंस भी हो सकती है। ठीक है, इसको हम लोग अबेंडेंट माइन कहते हैं। अबेंडेंट का मतलब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMM? तो आंसर क्या हो जाएगा? AMM का फुल फॉर्म अबेंडेंट माइन मिथेन। अबेंडेंट माइन मिथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेंगे कि सेफ्टी लैंप या सेफ्टी टॉर्च किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? तो किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? तो आंसर लिख लेंगे चीफ इंस्पेक्टर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा DGMS के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेंगे यहाँ पर कि असिस्टेंट मैनेजर क्या क्या काम करता है? तो आंसर लिख लीजिएगा मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन काम काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा असिस्टेंट मैनेजर अंडर बाय, या हिंदी में लिखेंगे असिस्टेंट मैनेजर किसके अंडर में रहता है? तो आंसर रहेगा मैनेजर। क्या रहेगा? मैनेजर के अंडर में ये रहता है। काम क्या करेगा? तो भैया बता ही दिए, मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्शन का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि ऑक्सिलरी फैन मीन्स, या हिंदी में लिखेंगे कि सहायक पंखे का मतलब क्या होता है? तो आंसर लिख लेंगे फोर्सिंग एंड एग्जॉस्टिंग फैन। एक या तो फोर्स करने वाला यानी कि हवा को धक्का देने का, या हवा को खींचने का जो काम करता है उसको ऑक्सिलरी फैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेंगे कि बैंक्समैन अपॉइंटेड द, तो आंसर लिख लीजिएगा माइंस सरफेस पर। ठीक है, जो भी अंडरग्राउंड माइंस होती है, चाहे वो इंक्लाइन हो या फिर शाफ्ट माइंस हो, इंक्लाइन या शाफ्ट के टॉप पर अपॉइंट व्यक्ति बैंक्समैन कहलाता है। ये सिग्नलिंग देने का काम करेगा।
ठीक है, तो क्या लिखे हमने कि बैंक्समैन कहाँ अपॉइंट होता है, तो माइन सरफेस पर क्या काम करेगा, सिग्नलिंग देने का काम करेगा। माइंस में जो जाने वाले वर्कर हैं उनका बॉडी चेकर के रूप में बॉडी चेक करेगा कि ताकि कोई बीड़ी सिगरेट लाइटर वगैरह तो माइंस के अंदर नहीं ले जा रहा है ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूस्टर फैन। आप लोग माइंस गए हो, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर डला भी हुआ एक वीडियो है ना माइन फैन का। आप माइंस गए होंगे, जरूर गए होंगे एक बार, ठीक है। तो फैन देखा होगा आप लोगों ने, एक एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, बड़ा सा पंखा जो पूरे माइंस की हवा को खींच करके निकाल देता है। तो उसी को हम एक बूस्टर फैन कहते हैं। मालूम है बूस्टर फैन मतलब कि ये भी जो है दो प्रकार का होता है, या तो फोर्सिंग हो सकता है या एग्जॉस्टिंग हो सकता है। ये क्या करता है, बूस्टर किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हवा को या तो इंक्रीज कर देता है या तो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। मतलब कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर काम करवाने के लिए फैन लगाना है तो बूस्टर फैन, और किसी हमको फेस के लिए फैन यूज करना है तो वहां पर ऑक्सिलरी फैन यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए बूस्टर, और जो है अपना एक दो फेस के लिए हम लोग ऑक्सिलरी फैन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूस्टर फैन। आंसर लिख लीजिएगा फोर्सिंग एंड एग्जॉस्टिंग टाइप ऑफ फैन। फोर्स या एग्जॉस्ट दोनों प्रकार का फैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे कि कोल, रैंक ऑफ कोल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है रैंक ऑफ कोल। तो आंसर क्या लिख लेंगे, पीट, इसी के आगे ऐसा ऐसा करना, एरो का निशान देना, ठीक है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। चार कैटेगरी होती है कोयले की, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो कि टॉप कैटेगरी ऑफ कोल या कार्बन का सबसे जो है ज्यादा कार्बन कंटेंट कोल है, तो आंसर लिख लेना एंथ्रासाइट है, जिसमें ज्यादा कार्बन होता है, ठीक है। और सबसे घटिया कौन सा होता है, पीट होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMM। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोल माइन मिथेन, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा कि कमेटी किस सेक्शन के अनुसार बनाई जाती है, तो आंसर होगा सेक्शन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे कि कॉम्पिटेंट पर्सन का एज होता है, आया था ना अभी एनसीएल के मानिक सरदार के एग्जाम में, आता ही है, बताएं आपको ना, 4 से 5 क्वेश्चन तो आना ही है इस रेगुलेशन जो हम पढ़ रहे हैं। तो क्या लिख लेंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन का एज होता है, तो आंसर लिखना क्या लिखोगे, 20 ईयर्स, 20 साल या उससे अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंट पर्सन किस व्यक्ति के अंडर में काम करेगा, या या फिर लिख लो कि कॉम्पिटेंट पर्सन को लिखित में वर्किंग के लिए कौन अपॉइंट करता है, तो आंसर लिख लेंगे माइंस मैनेजर। क्या लिख लोगे, माइंस मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेंगे डीप होल ड्रिलिंग या डीप होल ब्लास्टिंग मीन्स, तो आंसर क्या लिख लोगे, मोर देन 3 मीटर ब्लास्टिंग, या 3 मीटर से अधिक गहरे होल को जो है डीप होल कहते हैं। चलिए, डिजाइनर है, ठीक है, ये सबको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो कि डिसयूज वर्किंग मीन्स। तो देखिए, माइंस की कोई भी ऐसी वर्किंग जिसको कुछ समय के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, उसको कुछ दिन के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको बोलते हैं डिसयूज वर्किंग। आगे समझ में, मतलब कि कोई परमानेंट बंद नहीं किया गया, कोई ऐसी वर्किंग है जिसको थोड़ा सा देर के लिए रोक दिया गया, थोड़े समय के लिए, ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, फिर एक समय के बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यू वर्किंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसके द्वारा अपॉइंट होता है, तो आंसर लिख लेंगे क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब कलेक्टर की बात हो रही है। चलिए, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे कि डिसयूज वर्किंग मीन्स, तो यही है माइंस की ऐसी वर्किंग जो टेम्परेरी स्टॉप कर दी गई है, मतलब कि परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी तौर पर, ठीक है। इसको जो है अपना डिसयूज या फिर अनयूज वर्किंग भी कहेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव एक्ट कब बना, तो आंसर लिख लेंगे एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 में लागू हुआ। अंडरस्टूड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार एनसीएल एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर क्या लिख लोगे? पहला ऑप्शन लिख लीजिएगा इन बाय एंड, दूसरा ऑप्शन लिख लीजिएगा एनी रोडवे या ड्रिफ्ट, या तीसरा लिख लीजिएगा एंड ऑफ गैलरी, और फोर्थ लिख लीजिएगा ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। माइंस का कोई भी सिरा जो कंटिन्यू ब्लास्टिंग के बाद आगे बढ़ रहा है उसको हम फेस कहेंगे। ठीक है, माइंस का कोई भी सिरा जो आगे बढ़ रहा है उसको हम फेस कहेंगे। फायरी सिम, फायरी सिम का मतलब, नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरी सिम मीन्स, तो आंसर लिख लेंगे माइंस की ऐसी सिम जिसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग या फिर आग लगी हुई है उसको फायरी सिम कहेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग फाइनेंशियल ईयर मीन्स, तो आंसर लिख लेंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। कैलेंडर ईयर का मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के समय को कैलेंडर ईयर, और फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर किस रेगुलेशन के अनुसार मेंटेन किया जाएगा? फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर होता है माइंस में, जिसको फ्लेम प्रूफ apparatus भी कहते हैं। तो आंसर क्या लिख लेंगे? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2010 के अनुसार, यानी कि सीआर 2010 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग लिख लेंगे कि रेगुलेशन के अनुसार कितने प्रकार के शेड्यूल हैं? तो आंसर लिख लेंगे ओनली फॉर वन शेड्यूल। इसमें वन शेड्यूल में क्या आता है? फॉर्म। पहले जो है 3 शेड्यूल हुआ करते थे रेगुलेशन में, पर 2017 में ओनली फॉर एक जो है शेड्यूल बचा है, वो भी सिर्फ फॉर्म वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा कि गैस मीन्स, तो आंसर लिख लेंगे कोई भी धुआं या वेपर्स को हम जो है गैस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है डिग्री ऑफ गैसीनेस इन द फर्स्ट डिग्री माइंस। फर्स्ट डिग्री माइंस किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए डिग्री ऑफ गैसीनेस को जो है किसी भी माइंस को डिग्री के अकॉर्डिंग बांटा गया है चीफ इंस्पेक्टर या किसी इंस्पेक्टर के द्वारा। ठीक है, सभी पूरे भारत में जो माइंस है उसमें टोटल जो है 3 प्रकार की डिग्री होती है। पहला होता है फर्स्ट डिग्री, दूसरा होता है सेकंड डिग्री, और तीसरा होता है थर्ड डिग्री। ये 3 प्रकार की माइंस होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिग्री माइंस। ये जो टोटली माइंस होती है ओनली फॉर अंडरग्राउंड के लिए इसको डिवाइड की गया है। ठीक है, ओपन कास्ट में जो है इसका कोई रोल नहीं होता है, किसमें? डिग्री ऑफ गैसीनेस में। फर्स्ट डिग्री हो, सेकंड डिग्री हो, या थर्ड डिग्री माइंस हो। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री माइंस का एक नॉर्मल सा डेफिनेशन बता देते हैं कि माइंस का वह भाग जो कि किसी अंडरग्राउंड वर्किंग में स्थित है, ओपन कास्ट को छोड़ करके। ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में वर्किंग में स्थित है, जैसे कि ये माइंस बाउंड्री है, ये जो टोटल हिस्सा है यहाँ पर अंडरग्राउंड माइंस चल रही है। तो ये माइंस जो है अपना इस बाउंड्री के अंदर में, ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ एयर के हिसाब से, जनरल बॉडी ऑफ एयर का मतलब जहां पर व्यक्ति सांस ले सकता है, काम कर सकता है, तो जनरल बॉडी ऑफ एयर के हिसाब से जो है 0.1% से अधिक नहीं, मतलब कि नॉट एक्सीडिंग 0.1%, ये परसेंट में मेजर करेंगे। और पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं। इसमें भी क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा ये कि नॉट एक्सीडिंग 1 क्यूबिक मीटर से अधिक गैस नहीं निकल रही है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री माइंस। जानते हो फर्स्ट डिग्री जो माइंस होती है ना, इसमें गैस होती ही नहीं है, इसको नॉन गैसी माइंस भी बोल सकते हैं आप। अब 0.1% से कम, आप सोचो कि किससे मैनेज करिएगा आप, क्योंकि जो CH4 जो मीथेन गैस है उसी के आधार पर डिवाइड की गई है, और CH4 को जो है हम लोग ppm में तो मेजर करते नहीं है। ठीक है, हम लोग खाली इसको परसेंट में करते हैं। जब परसेंट में इसको आप मेजर करिएगा तो जाहिर सी बात है 0.1% पता चलेगा आपको कि गैस है, वहां पर नहीं है। तो नॉन गैसी माइंस भी इसी को कहते हैं। ठीक है, मतलब खैर नॉन गैसी तो अलग है। ठीक है, नॉन गैसी अब होती ही नहीं है, पहले होती थी, फिर एक्सीडेंट वगैरह होने लगे तो सभी को डिग्री ऑफ गैसीनेस में कर दिया गया। तो फर्स्ट डिग्री माइंस अंडरस्टूड, आप समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से सेकंड डिग्री है, और इससे थर्ड डिग्री है। थर्ड डिग्री में जनरल बॉडी ऑफ एयर का कोई रोल नहीं होता है, उसमें होता है
कि क्यूबिक पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से 10 क्यूबिक मीटर से अधिक कहीं गैस मिलती है तो उसको थर्ड डिग्री माइंस कहते हैं। तो आइए जो है क्वेश्चन बनाते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको समझ में भी आते जाएगा। यहाँ से जो है अपना क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट डिग्री ऑफ माइंस कहा जाता है जब जनरल बॉडी, क्या लिखेंगे, फर्स्ट डिग्री ऑफ माइंस कहा जाता है जब जनरल बॉडी ऑफ एयर के हिसाब से फिल इन द ब्लैंक से अधिक गैस नहीं हो। तो आंसर है नॉट एक्सीडिंग 0.1% से अधिक ना हो। ठीक है, इसके बाद जो है इसी में क्वेश्चन हम बनाएंगे कि फर्स्ट डिग्री माइंस कहा जाता है जब पर टन कोल के हिसाब से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो आंसर इसको भी लिखेंगे नॉट एक्सीडिंग 0 सॉरी नॉट एक्सीडिंग 1 क्यूबिक मीटर, मतलब कि 1 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे कि सेकंड डिग्री माइंस कहा जाता है जब जनरल बॉडी ऑफ एयर के हिसाब से गैस की मात्रा, मीथेन गैस की मात्रा फिल इन द ब्लैंक से अधिक हो। तो आंसर लिखेंगे एक्सीडिंग 0.1%। मतलब देखिए, अगर 0.1% से कम हो गया, क्या हो गया, 0.1% से अगर ये कम हो गया, ऐसा हो गया निशान, तो ये फर्स्ट डिग्री। अब ये निशान को ऐसा कर दीजिए तो ये सेकंड डिग्री हो जाएगा, मालूम है। तो क्या लिखेंगे कि सेकंड डिग्री ऑफ माइंस कहा जाता है जब जनरल बॉडी ऑफ एयर में गैस की मात्रा फिल इन द ब्लैंक से अधिक हो। तो आंसर लिखेंगे मोर देन 0.1%, या इसको आप जीरो एक्सीडिंग 0.1% भी लिख सकते हैं। ठीक है, या मोर देन लिख लीजिए या एक्सीडिंग लिख लीजिए, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे कि सेकंड डिग्री माइंस कहा जाता है जब किसी माइंस में पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से मीथेन की मात्रा हो। तो आंसर क्या लिखोगे अपना, एक्सीडिंग 1 क्यूबिक मीटर, मतलब कि एक्सीडिंग 1 क्यूबिक मीटर बट नॉट एक्सीडिंग 10 क्यूबिक मीटर, मतलब कि 1 क्यूबिक मीटर से अधिक। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर से अधिक और 10 क्यूबिक मीटर से कम, तो उसको कहेंगे सेकंड डिग्री ऑफ माइंस। समझ में आ गया होगा वैसे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पर कि थर्ड डिग्री माइंस कहा जाता है जब जनरल बॉडी ऑफ एयर के हिसाब से किसी भी माइंस में, ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस की बात हो रही है, पर पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से किसी भी माइंस में गैस की क्वांटिटी हो। ठीक है, मतलब कि इसमें जनरल बॉडी ऑफ एयर का कोई रोल नहीं होता है। थर्ड डिग्री माइंस में सिर्फ जो है अपना पर टन कोल के प्रोडक्शन के हिसाब से होता है। तो 10 क्यूबिक मीटर से अधिक, क्या लिखोगे आप लोग, एक्सीडिंग 10 क्यूबिक मीटर लिख लीजिए। ये एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग ना पेपर में लिखा रहेगा। ठीक है, जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा आप पढ़ते जाइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि जनरल बॉडी ऑफ एयर में किन चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया है। याद रखना, नहीं किया गया, नॉट इंक्लूडिंग इन जनरल बॉडी ऑफ एयर। तो आंसर क्या लिखोगे आप लोग, क्या इंक्लूड नहीं किया गया है, तो माइंस में क्रैक्स, ठीक है, या जो है अपना रूफ कैविटी, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। जो क्रैक्स होते हैं ना उसमें, या रूफ में जो कैविटी, यानी कि कैविटी का मतलब छिद्र होता है, ठीक है, हल्का सा क्रैक्स वगैरह जैसा होगा, क्रैक्स का थोड़ा सा बड़ा साइज हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा वो। ठीक है, तो वो इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, रूफ एक्टिविटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ, तो रूफ कैविटी को शामिल किया गया है, मतलब जो इसमें होल वगैरह है, बट इसमें जो है बोर होल को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग इन बोर होल, याद रख लेगा, क्या इंक्लूड नहीं करेंगे तो बोर होल लिख लेना ऑप्शन में। ठीक है, बोर होल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो सील्ड ऑफ एरिया एंड बोर होल को इंक्लूड नहीं किया गया है, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखना कि माइंस का वह भाग जहां से कोल पिलर्स को या कोल को निकाल लिया गया है और वॉइड एरिया को कहा जाता है। वॉइड एरिया को क्या कहा जाता है, तो आंसर लिख लेंगे गोफ। ठीक है, गोफ कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे कि ओपन कास्ट माइंस में मशीनरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाए गए रास्ते को कहा जाता है। तो आंसर क्या लिख लोगे? हॉल रोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HEMM? तो आंसर हो जाएगा हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसी में लिख लेंगे, ये पिछले बार एनसीएल के माइनिंग सरदार के पेपर में आया था कि ओपन कास्ट माइंस में ड्रिलिंग मशीन जिसमें होल का डायमीटर फिल इन द ब्लैंक से अधिक हो उसको HEMM में इंक्लूड किया गया है। तो कितना? 50 mm से अधिक हो तब हो। अगर कोई भी ड्रिलिंग मशीन है जो ड्रिल करते समय होल का डायमीटर अगर 50 से अधिक डायमीटर का करती है तो वह जो है HEMM के अंतर आएगी। ठीक है। हाँ, तो क्या लिखेंगे अपन लोग कि होल का डायमीटर कितने mm से अधिक हो? 50 mm से अधिक हो। ठीक है, तो वह HEMM के अंतर्गत आएगा ड्रिलिंग मशीन। और 50 mm से कम है ना, तो याद रखना है कि उसको HEMM के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी ड्रिलिंग मशीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे कि इंट्रिंसिकली सेफ किसके अनुसार बनाया जाता है? तो आंसर क्या लिख लोगे? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2010 के अंतर्गत जो है अपना इंट्रिंसिकली सेफ बनाया जाता है। मशीनरी का पॉइंट है तो याद रख लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिख लेंगे कि मैनेजर किस रेगुलेशन के अनुसार अपॉइंट होता है? तो क्या लिख लोगे आप लोग? रेगुलेशन 27 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लेंगे इसमें कि माइंस मटेरियल में इंक्लूड किया गया है। तो आंसर लिख लेंगे इंक्लूडिंग द कोल स्टोन डेब्रिस एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे कि एक्सप्लोजिव चार्ज करने पर ब्लास्ट नहीं किए गए होल को क्या कहा जाता है? अगर कोई होल जैसे ब्लास्ट ना हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर लिख लेंगे मिस फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे कि कैलेंडर मीन्स ये सॉरी मंथ मीन्स मंथ को कहा जाता है। तो आंसर लिखना कि कैलेंडर ईयर के अनुसार जो जनवरी फरवरी का मंथ है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट लिखेंगे कि माइंस में ऑनसेटर कहाँ पर अपॉइंट होता है? तो आंसर लिख लेंगे माइंस के बॉटम में या इनसाइड पर अपॉइंट व्यक्ति जो कि सिग्नल देने का काम करता है। जैसे कि आपका ऊपर में बैंक्समैन था उसी प्रकार से ऑन सेटर होगा। ठीक है, तो इसको ऑन सेटर कहेंगे। ये अंडरग्राउंड में अपॉइंट होता है। ऑन सेटर अपॉइंटेड बाय, तो ऑनर एजेंट मैनेजर हो जाएगा। ऑन सेटर कहाँ अपॉइंट होता है? तो आंसर लिखना है अंडरग्राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे कि ओवरमैन के पास सर्टिफिकेट उपलब्ध होना चाहिए। तो मैनेजर सर्टिफिकेट हो या तो ओवरमैन का सर्टिफिकेट हो। ठीक है, तो इसको हम ओवरमैन कहेंगे। ओवरमैन का मतलब यही है जिसको मैनेजर ने लिखित रूप से किसी भी डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए काम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिटेड एक्सप्लोजिव किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? अप्रूवल बाय परमिटेड एक्सप्लोजिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? चीफ इंस्पेक्टर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा DGMS। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे कि प्रिंसिपल ऑफिशियल मीन्स, प्रिंसिपल ऑफिशियल मीन्स पिछले बार एनसीएल के माइनिंग सरदार के पेपर में आया हुआ था और बहुत बार पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफिशियल मीन्स, तो आंसर क्या लिख लेंगे? मोस्ट सीनियर ऑफ द सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल ऑफ द माइंस, यानी कि माइनिंग विभाग का माइंस में अपॉइंट उच्च अधिकारी, उसको प्रिंसिपल ऑफिशियल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे कि क्वार्टर क्वार्टर मीन्स, तो आंसर लिख लेंगे 3 मंथ। 3 मंथ के समय को क्वार्टर कहते हैं। जैसे कि 1 जनवरी से चालू हुआ तो 31 मार्च को खत्म होगा। अगर 1 अप्रैल से चालू हुआ तो 30 जून को खत्म होगा। 1 जुलाई से चालू हुआ तो 30 सितंबर को। और जो है अपना इसके बाद 1 अक्टूबर से चालू होगा तो 31 दिसंबर तक चलेगा। तो ये 4 क्वार्टर होते हैं किसी भी साल में। ठीक है, क्वार्टर का मतलब 3 महीने का समय। नेक्स्ट जो है अपना रीजनल इंस्पेक्टर किस के लिए अपॉइंट किया जाता है? तो आंसर लिखना किसी रीजन के लिए, जियोग्राफिकल मतलब जगह के हिसाब से किसी एक जगह के लिए अपॉइंट करेंगे रीजनल इंस्पेक्टर को।
ठीक है, शेड्यूल लिख लेना इसमें कि शेड्यूल मीन्स, तो आंसर लिखना कि अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन ओनली वन शेड्यूल है, वो भी है प्लान एंड सेक्शन में। कहाँ है? प्लान एंड सेक्शन में। ठीक है, जो फॉर्म वाला शेड्यूल बताते हैं वो फॉर्म वाला इसके लिए नहीं है, वो बाइन रूल्स के लिए है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही शेड्यूल है ना, एक ही बताए हैं आपको, वो है प्लान सेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट फायरर किस रेगुलेशन के अंदर अपॉइंट होता है? तो आंसर लिख लेंगे क्या, 190, 190 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिख लेंगे कि ब्लास्टिंग के बाद किसी भी होल में अ, छोटे ब्लास्टिंग के बाद जो होल या होल का कोई सिरा जो ब्लास्ट नहीं होता है उसे कहा जाता है। तो आंसर लिखना सॉकेट। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया था एनसीएल के माइनिंग सरदार में जस्ट अभी, है ना। सॉकेट क्या होता है? जैसे कि एक मान के चलिए कि 1.5 मीटर का होल आपने किया है, समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल है ये। 1.5 मीटर का आपने होल किया है तो जरूरी है क्या 1.5 मीटर पूरा टूटेगा? नहीं टूटता है ना। तो जैसे मान के चलिए कि 1.3 मीटर टूट गया और 0.2 मीटर जो है अपना छूट गया, तो ये जो छूटा हुआ पार्ट है ना, इसको सॉकेट कहा जाता है। और जो ये टूट गया पार्ट है इसको पुल कहा जाता है। तो याद रखना कि पुल का मतलब क्या होता है कि ब्लास्टिंग करने के बाद जो हिस्सा टूट के मतलब बाहर आ जाता है उसको हम पुल कहते हैं, और जो छूट जाता है तो ब्लास्टिंग के बाद छूटे हुए होल को क्या कहते हैं? सॉकेट कहते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सप्लायर वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट मींस, तो आंसर लिख लेना जिसका इंडिपेंडेंट इनटेक और इंडिपेंडेंट रिटर्न होता है उसको हम वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, माइंस में की गई कोई भी वर्किंग या एक्सकेवेशन जिसमें रिसर्च एंड ऑब्टेनिंग ऑफ कोल, यानी कि रिसर्च या कोल को प्राप्त करने के लिए की गई माइंस की कोई भी वर्किंग को क्या कहा जाता है? तो आंसर लिखना वर्किंग कहा जाता है। इसको वर्किंग कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है वर्किंग का कि माइंस का कोई भी सिरा, मतलब जिसको सर्चिंग के लिए रखा गया है या निकालने के लिए रखा गया है कोल को, उसको हम लोग जो है वर्किंग कहेंगे। नेक्स्ट है वर्किंग प्लेस मींस, तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन होगा वर्किंग प्लेस। दिस इज द फाइनली कंप्लीट ऑफ रेगुलेशन नंबर 2। यहाँ से जो है आप लोगों के लिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपको बताया गया है सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़िएगा मत, कोई भी नहीं। कॉम्पिटेंट पर्सन वाला आता ही है क्वेश्चन, ठीक है, फेस वाला आता ही है क्वेश्चन, और ये सब आने वाले क्वेश्चन है जितने भी बताए हैं। तो दिस इज द रेगुलेशन नंबर 2 ऑफ कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए रेगुलेशन जो है आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो है अपना कंटिन्यू हम बाद में करेंगे।